बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 23 अक्टूबर पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और सबसे पहले काउंटडाउन 37 डेज टू गो। 37 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं आज की खबरों की तरफ, लेकिन सबसे पहले जो बात मैंने आपसे करनी है वो खबर नहीं है, वो एक दास्तान है। मैंने उसके बारे में कोई पॉइंट्स आज नहीं लिख रखे। मुझे नहीं पता मैं कितनी अच्छी बात करूँगा, कितनी बुरी करूँगा, क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो सारे का सारा मेरे ख्यालात स्कैटर्ड हैं। कुछ भी उसके अंदर आप ये कहें कि कोई भी ताना बाना नहीं है। मेरी बात में अमूमन एक रब्त होती है। आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो इसमें एडिटिंग बहुत कम होती है। 25-30 मिनट के व्लॉग में शायद 1 या 2 कट्स होते हैं, वो भी कभी कभार कोई लफ्ज़ मुंह से गलत निकल जाए, वरना अनएडिटेड वर्जन ही आपके सामने आ जाता है। मेरे सामने पॉइंट्स होते हैं, मुझे याद होता है मैंने क्या कहना है। लेकिन ये जो पहली खबर है इसको मैंने लिखने की कोशिश की, खबर कह लें, बात कह लें, दास्तान कह लें, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये लिख के नहीं होगी, ये ऐसे ही फिलबदी बोलूँगा। जो बोल सका तो अच्छा बोलूँ, बुरा बोलूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आज अरशद की बरसी है, अरशद शरीफ की। आप में से शायद बहुत सारों को नहीं पता होगा कि दोस्त तो आपके बहुत सारे होते हैं, यार कम होते हैं। अरशद मेरा यार था और सियासत में आने से पहले से था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 लोगों से उसका करीबी रिलेशनशिप था, एक मुराद सईद से और दूसरा मेरे से। मुराद सईद से उसका बड़े भाई और छोटे भाई वाला रिश्ता था, और मुराद सईद से उसका रिलेशनशिप बहुत थोड़े अरसे में बना और बहुत गहरा बना। मतलब कि मुराद उसे अरशद भाई कहता था और अरशद मुराद को छोटा भाई समझता था और महसूस भी करता था। आप ये कहिए कि 2020, 21, 22 इन सालों में अरशद का और मुराद का एक गहरा रिश्ता बना। मेरे साथ अरशद का रिलेशनशिप सियासत में आने से पहले का था। आप पाकिस्तान में या शायद दुनिया में मुझे किसी ने प्रोफेसर होने की वजह से उतनी इज्जत नहीं दी होगी जितनी अरशद देता था। ये कुर्सी जिस पर आपको एक जगह पर अरशद बैठा नज़र आता है और एक जगह पर खाली नज़र आती है। मैं जब भी अरशद के ऑफिस में जाता था, मैं ये बात कर रहा हूँ जब मैं सियासत में नहीं था, मैं सिर्फ पढ़ाता था, अमेरिका में पढ़ाता था और छुट्टियों में पाकिस्तान जाता था। गर्मियों के 2-3 महीने पाकिस्तान रहता था, सर्दियों में भी चला जाता था। फिर क्योंकि मेरा काम ऐसा था, मैं ओवरसीज़ जो यूनिवर्सिटी के कुछ काम काज होते थे यूरोप में या दूसरे, वो भी देखता था, उसमें भी मेरी शमूलियत होती थी, जिस वजह से मेरा यूरोप जाना बहुत होता था अमेरिका से। तो जब भी मैं काम से जाता था मुझे लालच होता था कि मैं पाकिस्तान का भी चक्कर लगा लूँ। और पाकिस्तान में मेरा जो डेरा था, मेरा जो दोस्तों के साथ मेरी बैठक थी, वो अरशद का दफ्तर ही होता था। ये मैं सब कुछ सियासत में आने से पहले बता रहा हूँ। जैसे ही मैं अरशद के दफ्तर में दाखिल होता था तो अरशद अपनी कुर्सी से उठ के खड़ा हो जाता था, और उसके बाद मैं उसे पकड़ के खींच के बिठाऊं या कुछ भी करूं, वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठता था। वो मुझे कहता था, आप उस्ताद मोहतरम हैं, आप इधर बैठेंगे। जैसे मैंने बताया कि पीटीआई में हम 2 ही लोगों से उसका रिलेशनशिप था। मुराद से एक बड़े भाई का उसका रिश्ता था, मेरे से उसका यार का रिश्ता था। मैं अक्सर उसे, जैसे हम पंजाबी लोग एक दूसरे को फ्रैंकली गाली दे के भी बुला लेते हैं, मैं कई दफ़ा उस फ्रैंकनेस में उसके साथ वो कर जाता था। वो कभी उसका जवाब उस तरह से नहीं देता था। अगर कभी बहुत दोस्तों की महफिल में एक्साइटेड होकर भी उसने मेरे से कोई बात करनी होती थी तो वो मुझे प्रोफेसर साहब में से प्रोफेसर साहब उड़ा देता था, प्रोफेसर कहता था, या डॉक्टर शहबाज में से शहबाज उड़ा देता था, डॉक्टर कहता था। मतलब हमेशा मैं यही कहूँगा कि हालांकि मैंने आपको बताया कि वो यार था, उसके लिए को मेरा एहतराम करना ज़रूरी नहीं था, ना ही ऐसा कोई रिश्ता था, लेकिन वो इस तरह का एहतराम करता था कि जो उसको मिलता था उसको लगता था कि सबसे करीबी रिश्ता अरशद के साथ उसी का है। अमूमी तौर पर सहाफ़त एक ऐसा पेशा है जिसमें तनख्वाहें वगैरह कम होती हैं। आज भी लोग पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन इस पेशे में जितना इस पर प्रेशर होता है, जितनी आपकी जान अजाब में होती है, जितना आप कंट्रोवर्शियल काम कर रहे होते हैं, अगर आप ज़मीर बेचें तो फिर तो बहुत पैसा है, लेकिन ज़मीर के साथ इसमें वो पैसा नहीं है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन आज तक कोई बंदा पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि उसने अरशद को कोई तोहफा दिया था और उसने ले लिया, उसका कितना भी अच्छा दोस्त हो, या उसने अरशद को खाना खिलाया।
खाना अरशद नहीं खिलाना है, 10 लोग हों, 15 हों, 20 हों, और हफ्ते में कम से कम 4 से 5 दिन उसने दोस्तों को खाना खिलाना है। ये मैं कम से कम कह रहा हूँ, और किसी ढाबे से नहीं, बल्कि अच्छी से अच्छी जगह पर। मैं कई दफ़ा उसको, गाड़ी पुरानी चलाता था, मैंने जैसे कहा कि यार था मेरा, कई दफ़ा मैं उसे, गाली तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन सख्त लफ्ज़ में मैं उसे कहता था कि क्यों पैसे जमा नहीं करते, गाड़ी चेंज करो। ये तो पता था कि किसी और से तो कोई तोहफ़ा और कोई चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो वो मुझे एक ही बात कहता था, प्रोफेसर साहब अभी चल रही है ना, जब बंद हो जाएगी तो देखेंगे। बहरहाल उसके दफ्तर में जब मैं जाता था तो वो कुर्सी खाली हो जाती थी, और मेरा भी सबसे ज़्यादा दिल उसी के साथ लगता था। ये मैं आपको 2015, 16, 17 इन सारे सालों की बातें बता रहा हूँ। तो मैं दोपहर को, अरशद भी को 12-1 बजे ऑफिस आ जाता था, मैं कई दफ़ा 2 बजे पहुंच जाता था। ये कई दफ़ा आप सोचते होंगे कि मैं तो पहले प्रोफेसर था, फिर मैंने पॉलिटिक्स की, ये वीलॉग, ये सहाफ़त, ये धंधा, ये ख़बर, ज़राए, ये मुझे कहाँ से आते हैं। जब मैं 2 बजे पहुंचता था, वो अपनी कुर्सी छोड़ के बैठ जाता था, और उसके 2 चेले जो होते थे, बाद में बताता हूँ कौन है वो 2 चेले, वो 2 चेले उसके साथ काम करते थे। फिर उसके कुछ रिसर्चर जो आते जाते रहते थे, जो उसके चेलों को सारा मटेरियल देते थे, और उसके वो 2 चेले उसके साथ हमेशा होते थे, और वो उनको अपने छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करता था। लेकिन एक सख्त गिर वो रिपोर्टर था, बाल की खाल निकालता था, और वो सब कुछ मेरे सामने तैयार हो रहा होता था। खबर, उसका सोर्स, वो खबर में से स्टोरी का एंगल क्या निकल रहा है, एंगल वो निकल रहा है तो उसकी ज़मानत क्या है कि वो खबर दुरुस्त है। सो वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा होता था, और मैं उसकी कुर्सी पर बैठा होता था, बड़ी कोशिश के बावजूद कि यार तुम्हारी कुर्सी, आप बैठो, आपने काम करना है। वो साइड पे टेबल पे बैठ जाएगा, किसी जगह पे बैठ जाएगा। साथ वाला दफ्तर काशिफ अब्बासी का होता था, उसकी दूसरी तरफ वाला ऑफिस जो है वो हमारे साबिर शाकिर साहब का होता था। सामने रिसर्च की टीम बैठी होती थी। अब साबिर साहब से भी सलाम लेके उधर ही जाके बैठना अरशद के पास, काशिफ के साथ भी अगर सलाम ले लिया तो बैठना उधर ही अरशद के पास। और इन लोगों ने भी अपने काम से फारिग होके, कभी साबिर साहब ने, कभी काशिफ ने आके दरवाजे में खड़े हो जाना, वहीं पर मैं बैठा हूँ, गप लगनी। तो सारा दिन चाय चल रही है, गप चल रही है, साथ काम चल रहा है। और भी बहुत कुछ है बातें करने को, लेकिन आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा ही है जैसे मैं, ख़वातीन इस बात को समझेंगी कि जब आपके माँ बाप की डेथ हो जाती है तो आपको वो जो शहर होता है जिसमें आपके माँ बाप रहते हैं, आपको उस दिन के बाद वो शहर पराया लगना शुरू हो जाता है। तो अरशद के जाने से मेरे लिए वो शहर जो है, उसके बाद भी जाहिर है वहाँ पर मुझे कोर्ट की पेशी के लिए जाना पड़ता था। तो वो जो पर्चा था वो मुझ पर और अरशद पर, उसी उसी एफआईआर की वजह से जिसमें मैं उठाया गया था, उसी की वजह से अरशद की जान गई। उसमें अरशद के वो जो चेले थे बेचारे दोनों, वो भी थे उसमें, खावर गुमन भी थे उसमें, ARY के जो प्रेसिडेंट हैं आजकल अमाद यूसुफ, वो भी थे उसमें। एक खातून थी हमारी कुलीग ARY में, जाहिर है मैं तो उस वक्त नहीं कह सकता मेरी कुलीग, क्योंकि मैं तो सियासत में था, वो सहाफ़त में थी। तो अरशद की कुलीग सदफ़ अब्दुल जब्बार, तो वो तमाम हम केसेस भुगतते थे, उनसे वहाँ मुलाकात भी होती थी। अरशद के जाने के बाद की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो शहर मुझे अब वैसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो मेरा अपना शहर है, क्योंकि उससे पहले अरशद का घर, अरशद के बच्चे, अरशद का ऑफिस, अरशद की सब चीज़ें ऐसे ही थी जैसे हमने भी रजिस्ट्री में लिखा रखी हैं, हमारा भी उन पर हक है। और एक ऐसा, मैं यही कहूँगा कि एक ऐसा दरख्त जिसके नीचे जो भी बैठता था वो वहाँ से कुछ लेके जाता था, अमन था उस दरख्त के नीचे, एक एक आसूदगी थी। लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ वो तो आप सबको पता है, मतलब मुझे उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या कुछ हुआ अरशद के साथ, उसकी बेवा वालदा जो हैं उनके साथ, और उसके बच्चों के साथ। आज वो रियासत पाकिस्तान की तरफ देखते होंगे, जनरल बाजवा के कंधों पर बोझ है अरशद के कत्ल का, जाहिर है वो आर्मी चीफ थे, जाहिर है हमारी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट उसमें। जो पाकिस्तान से 2 ऑफिसर पुलिस के गए, उन्होंने वाज़े तौर पर उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। फिर एन उसी दिन पाकिस्तान की तारीख का वो बदतरीन फैसला जिसमें DG ISI और DG ISPR ने बैठकर कॉन्फ्रेंस की, जनाजा भी ना होने दिया। एक तरफ जनाजा था आधी विंडो पर टीवी की, और दूसरी तरफ वो बैठे
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, या पहले कर लेते या बाद में कर लेते, लेकिन उन्होंने उसका भी वक्त नहीं गुजारा और कहा यही कि हमने नहीं ये किया, हमें ये नहीं पता। चलें, अगर आपने नहीं किया तो आप इन्वेस्टिगेट करके बता देते कि किसने किया, तो ज़माना सारा जानता है किसने क्या किया। लेकिन चलें, बहरहाल अरशद मुहिब वतन था। ये कहते हुए भी मैं अरशद की तौहीन कर रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि अगर मैं उसके बारे में ये कहूँ कि वो मुहिब वतन था, क्योंकि ये छोटा लफ्ज़ है उसके लिए। बहुत सारे सहाफ़ी आपको ये कहते नज़र आएंगे कि मुझे बाहर नौकरियाँ मिल रही थी। इसलिए नहीं कि वो वफात पा गया है, उसकी तरह का कोई और सहाफ़ी नहीं है पाकिस्तान में, पास भी नहीं है। मतलब अगर 100 में से आपने नंबर देने हैं तो आप कहें कि गिल साहब जो सेकंड नंबर पर है, अगर अरशद के सहाफ़त में 95 नंबर हैं तो सेकंड वाला तो मैं किसी को 70 भी नहीं दे सकूँगा। मैं सहाफ़त की बात कर रहा हूँ। इंसान तो वो बहुत ही बड़ा था, दरवेश आदमी था। मैंने जैसे आपको बताया कि उसको ना पैसे की फ़िक्र थी, ना किसी ओहदे की फ़िक्र थी, ना किसी एक दफ़ा मैंने सिर्फ इतना कहा कि मेरी मौजूदगी में खान साहब के ऊपर तनकीद मत किया करो। मेरी मौजूदगी में जब मैं बैठा होता हूँ, खाने पे हम बैठते थे शाम में, उस टाइम मैं वज़ीर था, तो खान साहब के ख़िलाफ़ बात मत किया करो, क्योंकि अब मैं उनके साथ काम करता हूँ तो ये अनएथिकल है। तुम भले मेरे दोस्त हो कि हम एक इनफॉर्मल डिस्कशन में बैठे हुए हैं और आप वहाँ खान साहब पे तनकीद कर रहे हो। उसको इतना गुस्सा लगा कि जिस कुर्सी पे बैठा था उसे उठाया और दीवार में मारा पटखा बहुत ज़ोर से, और गुस्से में वहाँ से चला गया। वहाँ पे रऊफ़ क्लासरा साहब बैठे थे, खावर घुम्मन बैठे थे, अदील राजा था। तो रऊफ़ क्लासरा मुझे कहते हैं कि लो भाई, अब खाने के पैसे या मुझे देने पड़े या तुम्हें देने पड़े, क्योंकि वो तो हमेशा उसने देने होते थे। और हमें पता था एक दिन गुस्सा रहेगा अगले दिन, तो अगले दिन 2-3 दिन के बाद मुझे कहता है कि प्रोफेसर, ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको तुमने नहीं रोकना, तुम मेरे दोस्त हो, ये तुम वज़ीर अब बने हो, तुम मेरे पहले के दोस्त हो, मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रोकना। इमरान खान मुझे ठीक लगेंगे तो मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, गलत लगेंगे तो मैं ख़िलाफ़ बोलूँगा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, कोई मुझे मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच से नहीं रोक सकता। ये उसके ख्यालात थे अपने जर्नलिज्म के बारे में। बहरहाल उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी माँ है, वो अपनी पूरे ख़ानदान में अकलौता मर्द था जो कमाता था और अपना घर चलाता था। रियासत पाकिस्तान ने माँ से उसका बेटा लूटा, लेकिन उसको इंसाफ नहीं दिया। आज अगर आप समझते हैं कि रियासत के साथ ये हो रहा है, गरीब के साथ ये हो रहा है, तो अजाब तो आते हैं जब हम खड़े नहीं होते किसी के लिए। अरशद के लिए उस तरीके से कोई खड़ा नहीं हुआ जैसे वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ। तो अगर अरशद के बच्चों को इंसाफ ना दिया गया तो रियासत के लिए इससे बड़ी बदनामी नहीं होगी। उनसे सब कुछ उनका छीन लिया गया। अगर अभी कुछ दिया जा सकता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अरशद के बच्चों को, उसकी बेवा को, उसकी बेवा माँ को, उसकी बेवा खाला को, उनको इंसाफ दिया जा सकता है। बहरहाल आखिरी बात, आप में से बहुत सारे जानना चाहते होंगे कि आप अरशद के लिए क्या कर सकते हैं। जाहिर है उसकी बरसी है आज। मैं 2 दिन पहले मैंने इसार राणा साहब के बारे में आपसे बात की थी कि ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, आपको उन्हें सपोर्ट करनी चाहिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जैसे आपने उन्हें सपोर्ट की। इस वक्त उनके 80,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरी इतनी औकात है कि आप मेरी बातों को इतना सीरियस लेते हैं। लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताता हूँ कि अगर अरशद से अभी मेरी बात हो और मैं उससे पूछूं कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं कहेगा। वो किसी इस्लामाबाद में मौजूद जर्नलिस्ट की बात कहेगा। जिस जर्नलिस्ट की नौकरी ख़त्म हो जाती थी वो अरशद के पास आ जाता था, वो अरशद के पास बैठता था, और अरशद उसको दूसरों की निस्बत ज़्यादा इज्जत दिया करता था। ये मैं रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ जो नीचे 25,000 50,000 के ऊपर काम करने वाले थोड़ी तनख्वाह पर लोग होते हैं, जिनको कई कई महीने तनख्वाह भी नहीं मिलती, और पता नहीं कितने लोगों के मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कितने लोगों के चूल्हे जलाने में अरशद का हर महीने किरदार होता था। एक दरवेश आदमी था, जो कमाता था वो लगा के जाता था, घर कुछ नहीं लेके जाता था। एक वीज़ा नहीं था उसके पासपोर्ट में, हालांकि मैंने आपको बताया कि उस कद काठ का शायद ही कोई हमारे पास और जर्नलिस्ट था। एक वीज़ा उसके पासपोर्ट में नहीं था। मैं उसे कहता था, लंदन से पढ़ा, टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा, टॉप किस्म का जर्नलिज्म करता था, कि अमेरिका का वीज़ा लगवा लो, मेरे पास आओ। कभी इंटरेस्टेड नहीं होता था। उसका जीना मरना सोचना सब कुछ पाकिस्तान था। बहरहाल आज उसकी बरसी पर मैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप उसके लिए क्या करें, एक तो जाहिर है उसके लिए दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके लिए दुआ करें,
उसकी वालदा, उसके बच्चों, उसकी बेवा को अल्लाह सब्र दे, इस चीज़ की दुआ करें। दूसरा, उसके ये 2 बच्चे थे उसके, बच्चे तो उसके और भी हैं, ये 2 और भी थे उसके। ये अली उस्मान है, ये इसका एडिटर था, एडिटिंग करता था, सारा दिन साथ ही बैठ के अरशद के काम करता था। बहुत मज़े का एडिटर है ये, वो दिल लगा कर काम करता है। ये अदील राजा है, ये उसका प्रोड्यूसर। और जितना शायद अरशद ने इसको बिगाड़ा है, शायद को बाप अपने बच्चे को भी वैसे नहीं बिगाड़ता। लेकिन ये काम में भी बहुत अच्छा था। अरशद के अरशद होने में को 5-10% इसका भी काम था, या इसके अदील राजा होने में शायद 90% अरशद का काम है। तो ये तीनों मिलके काम करते थे, दे यूज्ड टू बी अ टीम। अब अरशद की वफात के बाद अदील राजा को भी नौकरियों से निकाल दिया गया। अदील अपना व्लॉग करता है। अगर आप अरशद को उसकी बरसी पर कुछ देना चाहते हैं, मीन आप उसे खराज तहसीन देना चाहते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप अदील राजा को फॉलो करें। अगर आपको उसका काम अच्छा लगे तो उसे सुने, अच्छा ना लगे तो अनफॉलो कर दें। मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो थोड़ा कैजुअल बोलता है, उसका वो स्टाइल है जेन जी का, वो जेन जी के लिए वो रिपोर्टर है। पुराने लोगों को कई दफ़ा उसका थोड़ा सा स्टाइल कैजुअल लगता है, लेकिन जर्नलिस्टिक जो उसकी काट है या उसकी ट्रेनिंग है, वो अरशद की डिपिक्शन उसमें नज़र आती है। ईमानदार है, मेहनती है, शैतान है थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अरशद की कोई ख्वाहिश होगी तो ये होगी कि उसके जाने के बाद उसके ऑफिस की एक एक्सटेंशन जो अदील राजा है वो कम अज़ कम जर्नलिज्म करता रहे। बहुत कामयाब ना भी हो तो कम अज़ कम उसका जर्नलिज्म ज़रूर चले, क्योंकि इस वक्त तो उनको नौकरी करने की भी पाकिस्तान में इजाज़त नहीं है, और जहाँ करते हैं वहाँ से उन्हें नौकरी से निकलवा दिया जाता है। अब आपने ये नहीं समझना कि मैंने रोज़ ही ये काम पकड़ लिया है कि आपको कहूँ आप इसको करें फॉलो, आप उसको करें। अरशद की बरसी ना होती तो शायद मैं अदील के लिए फ़िलहाल आपसे बात करता ही ना, लेकिन आज उसकी बरसी थी और मैं खुद सोच रहा था कि मुझे क्या कहना चाहिए, लाइक कि व्हाट वी कैन डू फॉर अरशद, लाइक क्योंकि अरशद के साथ मैंने आपको बताया कि जो मुझे अरशद के बारे में याद है, तो वो अरशद भले मर चुका है, मुझे फिर भी ये नहीं लगता कि हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मुझे आज भी यही लगता है कि अरशद क्योंकि सभी के लिए करता था, हर शख्स के लिए उसी ने कुछ ना कुछ करना होता था, तो मुझे अभी भी लगता है कि उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शायद उसी ने सब के लिए कुछ ना कुछ करना है। बहरहाल माजरत, थोड़ा सा मैं इसमें मेरी ज़ाती ज़ाहिर है ओवरवेलम भी हूँ मैं, और इसमें जवाबदेह हैं हमारे जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम, जवाबदेह रहेंगे जब तक अरशद के कत्ल का वो जवाब नहीं देते कि किसने किया। अगर वो कहते हैं हमने नहीं किया तो फिर वो फाइंड आउट करें कि किसने किया। जब तक वो जवाब नहीं देते, अरशद के जितने भी वर्सा हैं वो मुंतज़िर हैं इस सवाल के। तो अब ज़रा दूसरी 1-2 खबरें दे दूँ सुहेल अफरीदी साहब से। अच्छा, ये जो अभी आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ मैं इतना ओवरवेलम हूँ तो फिर भी आपको खबर दे रहा हूँ, ये भी मैंने जर्नलिज्म में अरशद से सीखा था कि शो मस्ट मैं क्या कहूँ कि शो चलता रहना चाहिए, भले जो भी हालात हों, जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो आपने पूरी करनी है। सुहेल अफरीदी ने नेशनल वर्कशॉप के तलबा से मिलने से इनकार किया। शुरा ने खाना पैकेट्स में देने का शिकवा किया। शुरा से ना मिलना पश्तून, बलोच और इस्लामी रवायात के ख़िलाफ़ है। ये सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान जो वज़ीर हैं, मेरा ख़्याल है बलूचिस्तान से, उन्होंने गिला किया है सुहेल अफरीदी के बारे में कि वो नेशनल वर्कशॉप के तलबा से या शुरा से, तलबा तो कहना गलत है, शुरा से वो नहीं मिले। आर्मी चीफ ने 5 घंटे निकाल कर उनसे मुलाकात की। अच्छा, ये नेशनल वर्कशॉप के जो शुरा हैं ये कौन है? मादरत मेरी तरफ से, मुझे टिशू पेपर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो ये जो नेशनल वर्कशॉप है ये बुनियादी तौर पर जो हमारी मिलिट्री है वो वर्कशॉप्स करवाती है जिसमें डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के फीमेल पार्लियामेंटेरियंस, वकला, जजेस, बिजनेसमैन, जो सारे काम के लोग होते हैं, हुज हु उनको लगता है कि उनके लिए काम के लोग हैं, उनकी ये 50-50, 60-60, 100-100 के ग्रुप्स बनाते हैं, उनकी वर्कशॉप्स करवाते हैं। और ये इनका पूरा ओवर ईयर्स प्रोग्राम चलता रहता है, ओवर द ईयर्स। मतलब 2 हफ्ते की वर्कशॉप करवाई, आपको सर्टिफिकेट दे के फारिग कर दिया, फिर कोई नए आए, उसी में से इन्हें लोग मिल जाते हैं जो इनके साथ फिर काम करते हैं, पॉजिटिव भी, मुल्क के लिए भी, जहाँ पर इन्हें इंटरनेशनली काम करवाना है ISI ने, या दूसरा जो मुस्बत काम होता है हर मुल्क करवाता है, और नेगेटिव भी पाकिस्तान के अंदर भी प्रोपेगेंडे वाला काम भी ये करवाते हैं। अब इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस थी। इस वर्कशॉप के अंदर ज़ाहिर है सिविलियन भी होते हैं, फ़ौजी भी होते हैं। अब
ये फिर डिफरेंट सूबों में भेजते हैं, जैसे मरीम नवाज से भी मिलवाएंगे शुरा को, सिंध के चीफ मिनिस्टर से मिलवाएंगे। एक तरीके से ऐसे ही ये सिस्टम के अंदर अपने बंदे भी घुसेड़ते हैं, ये भी एक तरीका है। तो अमेरिका भी ये करता है, पाकिस्तान और बहुत सारे मुल्कों से हर साल अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट 100 200 लोगों को 2-3 ग्रुप्स के अंदर पाकिस्तान से अमेरिका लाता है। उन्हें 5-5 10-10 हज़ार डॉलर उन्हें स्टाइपेंड दिया जाता है, उन्हें 5 स्टार होटल्स में ठहराया जाता है, उन्हें 4 हफ्ते का पूरा अमेरिका का टूर करवाया जाता है। तमाम जो प्रॉमिसिंग किस्म के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तमाम प्रॉमिसिंग किस्म के लॉयर्स जिन्होंने आगे जजेस बनना होता है, उन सबको और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में से लोगों को लाकर अमेरिका घुमाता फिराता है। उनका भी पर्पज़ यही होता है, और शायद उन्हीं से हमारी फ़ौज ने भी सीखा है, वो भी ये काम करते हैं। अब ये जो नेशनल वर्कशॉप के शुरा थे, इनको लेके गए केपी। मकसद एक ही था कि ज़ाहिर अगर सुहेल अफरीदी इन्हें होस्ट कर लेंगे तो सुहेल अफरीदी के ऊपर जो सोशल मीडिया और सारे होंगे वो अटैक कर देंगे, क्योंकि एक तरफ सुहेल अफरीदी को इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा और दूसरी तरफ वो मिलिट्री ऑफिसर्स को होस्ट कर रहे हैं। तो जो जाएगा उसके ऑप्टिक्स जाएंगे, वो अच्छे नहीं जाएंगे। इसलिए सुहेल अफरीदी ने खुद नहीं मिले, उन्होंने अपने दफ्तर में खाना भी पेश किया, लेकिन कहते हैं पैकेट्स में खाना क्यों खिलाया। अब जाहिर है उस तरह का कोई लेविश किस्म के खाने तो पॉलिसी नहीं है इमरान खान की हुकूमत की, लेकिन बहरहाल ये एतराज़ किया गया। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी ने ठीक फ़ैसला किया कि वो नहीं मिले, वरना ये शरारत ही की गई थी उनके पास भेजने की, ताकि उनका जो इमेज है उसको डिल्यूट किया जाए और ये कहा जाए कि देखें इमरान खान से मिलने के बगैर ये हमारे साथ लाइन पर आ गए हैं। तो अच्छा फ़ैसला है। अच्छा जी, तारिक फजल चौधरी वफाकी वजीर हैं। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा कि तहरीक इंसाफ, जब उनसे कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर को मिलने क्यों नहीं देते, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे तो इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। हम पहले भी ये पेशकश कर चुके हैं, और इमरान खान ने अभी तक दरख्वास्त नहीं दी। तो उनसे पूछा गया शो में कि आप आर यू श्योर, वाकई अगर इमरान खान या PTI दरख्वास्त दें तो आप बनी गाला मुंतकिल कर देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर देंगे। अब इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि बेचारे तारिक फजल चौधरी उसी प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के हैं, फॉर्म 47, ये खुद भी फॉर्म 47 के हैं। ये हारे हुए हैं हमारे कैंडिडेट्स, तीनों हमारे कैंडिडेट्स इस्लामाबाद में जीते हुए हैं। आमिर मुगल भी जीता हुआ है, हमारे शोएब शाहीन साहब भी जीते हुए हैं, अली हमारे जो हैं वो भी जीते हुए हैं, हमारे दोस्त हैं। और ये तीनों MNAs जाली वोटों पर आए हुए हैं। तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर, उनसे जब सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे मिलवा दें, तो उन्होंने कहा पूछ के बताऊंगा, तो अभी तक वो मुलाकात नहीं करा सके। तो इन्होंने बनी गाला क्या भेजना है। तो इसका एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू इसका ये है कि आप गौर करें कि कितने डेस्परेट हैं ये। जब हम इनको कहते हैं तो ऊपर बैठे आसिम मुनीर कि किस तरीके से इमरान खान को नवाज शरीफ बनाना है। इमरान खान भी घुटनों पर आ जाएं, इमरान खान भी बैत कर लें आसिम मुनीर की, और नवाज शरीफ बन जाएं और डील कर लें, तो फिर सब खैर है। और यही इमरान खान खड़े हैं, वो डील नहीं करना चाहते, बस इतना सा ही फ़र्क है। अगली खबर, ये हम रोते फिरते रहते हैं हमेशा के एक आसिम मुनीर हैं जो बहुत जुल्म कर रहे हैं और आर्मी डिक्टेटर जुल्म करते हैं, लेकिन यहाँ सभी जिसको भी आप ओहदा दे देते हैं उसके अंदर एक डिक्टेटर है। ये एक मोहतरमा है को सलमा भट्ट, नवाज शरीफ की रिश्तेदार हैं, इनको लगा दिया प्राइस कंट्रोल पे। अब पूरी दुनिया को पता है कि अगर पीछे से फसल नहीं आई, सप्लाई और डिमांड में फ़र्क है, तो कीमतें बढ़ेंगी। अब ये छापे मार रही हैं। छापे किस पे मार रही हैं? जैसे वो मैं आपको बताता हूँ कि गरीब के नेफे में पिस्तौल चलता है, अमीर के नहीं चलता, गरीब के चलता है। वरना नताशा को भी तो सज़ा मिलती ना, उसको नहीं मिली सज़ा। तो गरीब के, उसने तो उस पर इल्ज़ाम था कि उसने आइस का नशा किया हुआ था और उसने लोगों को रौंद डाला था, बाप बेटी को मोटरसाइकिल पर कत्ल कर दिया था। वो इस इल्ज़ाम उसके ऊपर जो था वो अदालत से बिल्कुल क्लीन हाथों के साथ वाइट ग्लव डिलीवरी उनको मिली और वो निकल के चली गई। और दूसरी तरफ जो गरीब को पकड़ा जाता है, जो दिमागी मरीज़ होता है, कहीं बाहर मोटरसाइकिल पे बैठा कोई जिनसी हरकत कर रहा है, खुद ही अपने साथ ही, किसी को नहीं छेड़ रहा, अपने साथ ही कर रहा है, नंगा होकर बैठा हुआ है, अपने साथ कुछ कर रहा है, जाहिर है उसका दिमागी प्रॉब्लम है, उसको इलाज की ज़रूरत है। चले ज़्यादा गुस्सा को 4 जूते मार लें आप उसे, उसके नेफे में पिस्तौल चलाते हैं। यहाँ पर उसका जिनसी सिस्टम तो है ही, यूरिनेशन का सिस्टम भी उसका वही है, और आप सर्जन तो है नहीं, गोली मार रहे हैं उसे, तो एक किस्म का कत्ल ही कर रहे हैं। वो गरीब है, उसके साथ किया जा सकता है। ये सलमा साहबा क्या कर रही हैं, एक वीडियो देखिए।
ओके ओके खुद ही ठीक हो जाएगी। यार देखिए रैपर रैपर हमारे दुकान में है। ये रैपर मेरी दुकान पे मेरी बात सुन लो, मुकर जी क्या आया मुकर के ना। करो ना। मैंने इनको 100 रुपया दिए, इन्होंने 80 रुपया काटे, 20 रुपये बकाया दिए। मैंने इनको कहा मुझे कीमत मेंशन करके दें, इन्होंने बिल पकड़ के छीन लिया। नहीं बेटा मैं झूठ बोल रहा है। इनको रेस्ट में कर। कैसे बेटा बेटा ऐसे रोटी दुकान कैसे मेरा कैश पीछे खड़ी बेटा मेरे वास्ते नहीं होता पिस्ती ना कर। देख लिया आपने, सब्जी वाला मिन्नत तरला कर रहा है कि जाने दे, मैंने इस हो सकता है ऐसे किया भी हो तो उसको फाइन कर दे 5,000 10,000 20,000 50,000 लाख। जिस तरीके से उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, और ये एक जगह पे नहीं कर रही, तंदूरों वालों के साथ कर रही हैं, ये सारे गरीब लोग जो ठेलों वाले हैं। हालांकि कीमतें आप जाकर मेट्रो जो है बड़े जो जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं वहाँ देख लें, क्या वहाँ टमाटर सस्ता मिल रहा है? कि वहाँ नहीं जाएगी सलमा भट्ट, ये यहीं जाएंगे। अब शायद हमारा प्रोग्राम सुन के कोई वीडियो अपलोड कर दें, वहाँ जाके भी ड्रामा कर दें, लेकिन वहाँ उनके मालिक को नहीं पकड़ के अंदर करेंगी। उधर जुर्माना ही करेंगे ये लोग, लेकिन इनके मालिक, और उधर भी या किसी मुलाजिम को पकड़ के अंदर कर दें, पहली बात तो जाएंगे नहीं। इधर जो गरीब खड़ा है उसको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तो सारे आसिम मुनीर हैं यहाँ, जिसको ताकत मिलती है वो यही करता है। ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मुसल्ला अफवाज के सरबराहों के पोर्ट्रेट लगे हुए हैं। ये आर्मी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज है। किसी ज़माने में कायदे आज़म और अलामा इकबाल और दूसरे जो फ़िक्र अंगेज़ जिन्होंने शख्सियात थी, जिन्होंने को काम किए थे पाकिस्तान के लिए, उनके पोर्ट्रेट्स होते थे। अब वो सब कुछ गायब हो गया। अब मुसल्ला अफवाज के सरबराहों के पोस्टर्स हैं। बस पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं। आज मेरी माजरत, आज मेरा व्लॉग बिल्कुल कंपोज नहीं है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। मुझे पता है आई माइट हैव वेस्टेड योर टाइम, आई कुडंट डिलीवर जो मुझे करना चाहिए था। इसी अपॉलॉजी के साथ मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।